कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ₹2000 के नोट्स, जो कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली ही सर्कुलेशन में विड्रॉ कर दिए हैं। मीनिंग, इसका मतलब ये है कि अब 2000 के नए नोट छपना बंद हो गए हैं और जितने भी अभी मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेटेड हैं, आरबीआई ने उन्हें वापस लेने का फैसला किया है। और ये भी बोला है कि या तो आप लोग जो 2000 रुपये के नोट पोजेस कर रहे हैं, या तो आप लोग, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में उन 2000 रुपये के नोट्स को वापस जमा करवाने जा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। उन 2000 नोट के बदले में आपको दूसरी डिनोमिनेशन के नोट करेंसी दिए जाएंगे। उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाना होगा। फ्रेंड्स, इस सब के लिए आरबीआई ने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है, पर ये ध्यान रहे आप लोगों को कि 30 सितंबर के बाद भी ये वैलिड लीगल टेंडर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2000 रुपये का नोट बिल्कुल भी इनवैलिड हो जाएगा, ये चलना ही बंद हो जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जितना हो सके 30 सितंबर तक अपने नोटों को एक्सचेंज करवा लीजिए या फिर अपने अकाउंट में जमा करा लीजिए। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि ये सुनने में आ रहा है काफ़ी लोग गोल्ड परचेज की तरफ जा रहे हैं कि जो लोगों के पास अगर 2000 के नोट्स पड़े हैं वो लोग अगर अवॉइड कर रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए हो रहा है कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि कब कितना अमाउंट जमा कराने पे पैन या आधार आइडेंटिफिकेशन लगेगा, केवाईसी बैंक कब मांगता है, कितना लिमिट है डिपॉजिशन का, कितना एक्सचेंज लिमिट है। ये सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड परचेज करना शुरू कर दिया है, तो हम कैश में कितना गोल्ड परचेज कर सकते हैं एट अ टाइम, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि एक व्यक्ति या फिर फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो किस तरीके से कितना गोल्ड पोजेस कर सकते हैं वैलिड लीगल तरीके से, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गोल्ड सेल या परचेज के ऊपर कितना टैक्स लगता है और कितना टैक्स हमें देना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब अहम मुद्दे हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक हमसे कब किस स्थिति में पैन और आधार मांगेगा अगर हम 2000 के नोट जमा कराएंगे तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बैंक में जाएं अपने 2000 रुपये के नोट जमा कराने के लिए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगल डे की लिमिट कितनी है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के अनुसार सिंगल जो ट्रांजैक्शन है उसकी लिमिट 50,000 एट वन गो है, अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपने 2000 के करेंसी नोट्स। जी हाँ, सही समझा आपने। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 रुपये 2000 के 10 नोट लेकर के गए और जमा कराए आपने अपने अकाउंट में 20,000 रुपये आज, तो फिर आपको कोई भी पैन या आधार नहीं लगेगा। अगले दिन आप जाते हैं 40,000 जमा कराते हैं अपने अकाउंट में, 2000 के नोट लेकर के गए 20, तो आपने 40,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कराया, तो भी आपको पैन या आधार नहीं लगने वाला है, कोई भी आपसे पैन या आधार नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप 60,000 रुपये इन अ सिंगल गो, मतलब कि 2000 के 30 नोट लेकर के जाते हैं जमा कराने अपने अकाउंट में, तो फिर आपको अपना पैन या आधार अपने साथ लेकर के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले आपसे केवाईसी की मांग कर सकते हैं। तो ये तो था इम्पोर्टेंट फैक्ट एज फार एज 2000 की डिपॉजिशन इज कंसर्न। फ्रेंड्स, कैश डिपॉजिशन और विड्रॉवल से जुड़ी एक अहम जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी कि सीबीडीटी का 10 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन आई थी और ये रूल इफेक्टिव हुए थे 26 मई 2022 से, जिसमें ये विशेष तौर पे कहा गया था कि अगर कैश डिपॉजिशन या विड्रॉवल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 20 लाख रुपए से, तो कोटिंग पैन और आधार मैंडेटरी हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको अपने पैन और आधार की जानकारी अपने बैंकर को जरूर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो ही डिपॉजिशन की जानकारी। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ 2000 रुपीज़। तो आरबीआई ने ये क्लियरली बता दिया है कि एट वन गो एक व्यक्ति 20,000 के नोट ही एक्सचेंज करा पाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2000 के 10 ही नोट एक्सचेंज करा सकते हैं अपने बैंक के द्वारा। तो ये क्लैरिफिकेशन आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में जारी कर दी है। तो ये एक अहम जानकारी है, आपको पता होना चाहिए जब आप नोट बदलवाने जाएं अपने बैंक में। और अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। जी हाँ, अब बात करते हैं कि कैसे लोगों ने हड़बड़ाहट में गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है और इसके क्या रिपरकशंस हैं, कितना टैक्स उनको देना पड़ रहा है और कितना हम कैश के द्वारा एट वन गो हम गोल्ड खरीद सकते हैं, टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्या स्टोरेज लिमिटेशन रहने वाली है और जब हम उसको सेल करते हैं तो कितना टैक्स लगता है और क्या कैपिटल गेन के प्रोविजंस है। इन सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, गोल्ड की खरीदारी से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि बिना पैन या आईडी प्रूफ के हम लोग कितना गोल्ड खरीद सकते हैं और क्या कोई लिमिट है जितना हम गोल्ड खरीद सकते हैं। इवन अगर हमने पैन और आईडी प्रूफ दे भी दिया है तो क्या कोई लिमिटेशन लगाई जाएगी हम पर कि हम कैश में इतना ही गोल्ड खरीद सकते हैं। ये अहम सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गोल्ड। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट किए हैं और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लेकर के आए गवर्नमेंट, सो दैट कि ब्लैक मनी को इवेट कर सके और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को होती रहे टाइमली बेसिस पे। तो क्या किया गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2020 को बेसिकली नोटिफिकेशन लेकर के आए जिसके तहत उन्होंने जितने भी ज्वेलर्स हैं जो भी गोल्ड ज्वेलरी या फिर प्रेशियस स्टोन्स या जेम्स बेचते हैं उनको रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में ला करके खड़ा कर दिया। तो अब उनको क्या करना होगा कि वो लोग जो हैं आपसे आपके पैन और आधार कार्ड मांगेंगे, आपका केवाईसी उनको फिल करके देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और जमा कराना होगा। तो ये उनकी रिपोर्टिंग रहती है पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी रहती है। तो ये तो रही उनको रिपोर्टिंग एंटिटी बताने की बात। अब आते हैं कि क्या बेसिकली लिमिट है। तो कैश ट्रांजैक्शन लिमिट जो सरकार ने फिक्स की है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो फिर उनको ये मैंडेटरी हो जाता है रिपोर्ट करना सरकार को। तो ये तो थी फ्रेंड्स पीएमएलए की बात। अब चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या प्रावधान है एज फार एज कैश ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर क्लियरली सेक्शन 269 ST है, वो बोलता है कि अगर आप 2 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन करते हैं इन अ सिंगल डे या फिर ब्रेकअप कर करके ट्रांजैक्शन कर दी आपने, वो ट्रांजैक्शन एक्सीड हो गई 2 लाख से अधिक इन अ सिंगल डे, तो भी आप सेक्शन 269 ST के अंदर कवर हो जाएंगे और फिर आप जो है आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि सेक्शन 271D बोलता है इसके बारे में। तो पेनल्टी कितनी है? इक्वल टू द अमाउंट स्पेंट इन कैश। मतलब कि सपोज अगर आपने ज्वेलरी खरीदी कैश में 5 लाख रुपए की, तो ये क्लियरली कैश में खरीदी है और 2 लाख रुपए से अधिक जा रही है, तो फिर आपको पेनल्टी इक्वल टू 5 लाख देनी पड़ेगी सरकार को अंडर सेक्शन 271D। जी हाँ, तो ये एक अहम जानकारी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप कैश में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो। क्योंकि ये पेनल्टी जो है वो ज्वेलर को जमा करानी होती है क्योंकि वो रिसीवर ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन कैश है। तो इसीलिए ज्वेलर्स जो हैं बेसिकली वो एक्सेप्ट नहीं करते कैश फॉर एनी ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 2 लाख रुपए। इसीलिए ज्वेलर आपको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए कैश दे करके ज्वेलरी खरीद सकते हैं इन कैश। अदरवाइज होगा क्या? तो इस एग्जाम्पल में जो 5 लाख रुपए की आपने परचेज की तो 5 लाख का इक्वल अमाउंट ज्वेलर को पेनल्टी लग सकती है एज फार एज सेक्शन 271D इज कंसर्न। तो इसलिए ज्वेलर्स आपको कैश में कभी भी ज्वेलरी नहीं देंगे, सेल नहीं करेंगे अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है 2 लाख रुपए से अधिक। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक की गोल्ड खरीदारी करते हैं तो फिर ज्वेलर आपसे आपके आईडी प्रूफ जैसे कि पैन या फिर आधार मैंडेटरीली मांगते हैं क्योंकि ये केवाईसी के तहत आता है और आपको मैंडेटरीली ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अपने ज्वेलर को जरूर देनी चाहिए। ये इनकम टैक्स रूल में बदलाव किया गया था फ्रेंड्स 1962 इनकम टैक्स रूल के तहत और रूल 114 भी लाया गया था जस्ट
टू एंश्योर कि अगर कोई भी मोड ऑफ पेमेंट कैसी भी हो सकती है, आप चाहे चेक से पेमेंट करें, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करें या फिर कैश से पेमेंट करें। अगर आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं 2 लाख रुपए से अधिक में, तो फिर आपको अपना पैन या फिर आधार का इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको उनको ज्वेलर को देनी ही देनी है। तो ये इनकम टैक्स रूल में अहम बदलाव किए गए थे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि स्टोरेज लिमिट के लिए क्या प्रावधान है। तो फॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी एक्ट इस बारे में नहीं बोलता है कि कितना एक व्यक्ति अपने घर में स्टोर करके या ऑफिस में स्टोर करके गोल्ड रख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी ज़रूर दे दूँ कि अगर भगवान ना करे कभी भी इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, सर्च सीजर या फिर रेड पड़ती है, तो फिर आपके पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए सोर्सेज ऑफ फंड्स की इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। मीनिंग आपके पास उस गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड बाकायदा इनवॉइस होनी चाहिए, रसीद ज्वेलर की ज़रूर होनी चाहिए और ये एक्सप्लेन करने लायक फैक्ट्स होने चाहिए कि वो फंड्स आपके पास कहाँ से आए थे। ये जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इतना मैं ज़रूर बता दूं अपने क्लाइंट्स के लिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई एक व्यक्ति कितना गोल्ड कैरी कर सकता है अपने साथ, तो यहाँ पर CBDT ने क्लैरिफिकेशन दी थी एक नोटिफिकेशन के दौरान। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी शादीशुदा महिला है, मतलब मैरिड वुमेन है, तो वो 500 ग्राम गोल्ड उनको अनुमति है, वो कैरी कर सकती हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। उनको ये इजाज़त दी जाती है कि वो 500 ग्राम गोल्ड कैरी कर सकें। अगर वो अनमैरिड वुमेन है तो फिर उनको 250 ग्राम गोल्ड, मतलब कि 250 ग्राम्स गोल्ड वो कैरी कर सकती हैं अपने साथ। और मेन के केस में यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड बताया गया है। तो अगर आपके पास इनकी गोल्ड की रसीद नहीं है इन तीनों ही सिनेरियोज में, तो फिर आपको इतनी छूट मिलती है कि इसमें आपके पास अगर रसीद या फिर इनवॉइसेस नहीं है तो इतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। हाँ, इसके ऊपर अगर गोल्ड पाया जाता है सर्च या सीजर के दौरान, देन फिर पीनल प्रोविजंस के भी प्रावधान है। अगर आप ये एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हुए कि ये सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से आए या फिर आपने ये किस पैसे से ये गोल्ड खरीदा या फिर उसकी रसीद नहीं है, इनवॉइसेस नहीं है, तो फिर एक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टैक्स प्रोविजंस की। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अपना फेवरेट GST। तो यहाँ पर अगर आप परचेज कर रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी या फिर प्रेशियस स्टोन्स या जेम्स, तो उसकी खरीदारी पे स्ट्रेट अवे 3% का GST लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेकिंग चार्जेस होती हैं, सर्विस चार्जेस होती हैं ज्वेलर्स के, उसके ऊपर स्ट्रेट अवे 5% GST आपको देना पड़ सकता है ऑन इनवॉइस। तो ये तो थी जानकारी एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्सेस इज कंसर्न। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इंपोर्ट करके ला रहे हैं गोल्ड या फिर ज्वेलरी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है, इसमें सेस भी लगता है, तो वो टैक्सेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो डायरेक्ट टैक्सेस में हाउएवर स्ट्रेट अवे तो टैक्स कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ, गवर्नमेंट ये जानकारी जरूर जाती है कि आपने कितना गोल्ड खरीदा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कितनी गोल्ड की खरीदारी पे, ज्वेलरी की खरीदारी पर कब कब स्थिति में आपको पैन अपना जमा कराने की आवश्यकता है, मतलब पैन नंबर आपको अपने ज्वेलर को देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि सेल के केस में कितना टैक्स लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ था और आप उसको बेचने जा रहे हैं आफ्टर कैरिंग इट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, मतलब वो 3 साल से अधिक की अवधि तक आपके पास था और उसके बाद आपने उसको बेचने का प्लान बनाया, तो और आप उसको बेचने गए मार्केट में, तो फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा अगर आपको यहाँ पर मुनाफा होता है तो LTCG के केस में तो फ्रेंड्स स्ट्रेट अवे 20% का प्रावधान है। और अगर ये लेस देन 3 ईयर्स की अवधि में आप इसको बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा अगर आपको मुनाफा होता है तो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स किस रेट पे लगेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आप जिस भी स्लैब रेट पर होंगे उस स्लैब रेट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए अगर आप 30% की स्लैब ब्रैकेट में आते हैं तो फिर इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 30% स्ट्रेट अवे आपको टैक्स देना पड़ेगा। Hope friends you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.